आज की इस क्लास में हम लोग प्रिज्म के अपवर्तनांक के फार्मूला डराइव करने वाले हैं। 12th के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बच्चों ने मुझसे इच्छा जाहिर की थी कि सर एक वीडियो इस पर भी बना दीजिए। तो आज हम लोग प्रिज्म के अपवर्तनांक के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो ये जानो अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण है जो प्रकाश की चाल का निर्धारण करता है। अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण है जो प्रकाश की चाल का निर्धारण करता है। अपवर्तनांक के आधार पर ही बेटा वैल्यू प्रकाश की कम ज़्यादा होती है। ये दो प्रकार का होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक सापेक्ष अपवर्तनांक। जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उसकी डिफिनेशन आप बनाएंगे कि जब प्रकाश वायु या निर्वात से किसी माध्यम में जाता है, अब वो माध्यम कांच हो सकता है, वो माध्यम पानी हो सकता है, माध्यम ग्लिसरीन हो सकता है, ठीक। तो जब प्रकाश वायु या निर्वात से किसी माध्यम में जाता है, इसको बोलते हैं, इस अपवर्तनांक को बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। और जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी चाल के अनुपात को कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कंफर्म हुआ? अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण है। जैसे आप लोगों ने प्रिज्म में देखे होंगे सभी 7 रंगों को विभक्त होते हुए, आपने स्पेक्ट्रम देखा होगा। तो वो क्यों नजर आता है? उसका कारण अपवर्तनांक है। भिन्न भिन्न रंगों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, जिस कारण प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न हो जाती है। रेड कलर की अलग, ग्रीन की अलग, येलो की अलग, ठीक। सभी की स्पीड अलग अलग हो गई तो क्या हुआ, सब हमको अलग अलग रंग दिखने लगते हैं। वायु में सब एक समान चाल से चल रहे हैं तो सभी एक जैसे। अब आप समझे, इसको उदाहरण लिख दूं, इसको वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। एक समझे, जैसे सूर्य भगवान के 7 घोड़े हैं, वो किसी अच्छी रोड पे सब एक जैसे एक साथ दौड़ रहे हैं। तो आप साइड से देखो, ये 7 घोड़े हैं जो दौड़ रहे हैं। अब आप साइड से देखोगे तो आपको ये वाला दिखेगा, क्योंकि सब साथ ही दौड़ रहे हैं, आपको एक ही नजर आएगा। मगर जब वो सब अलग अलग स्पीड से दौड़ने लगे, ये थोड़ी स्पीड से, इससे तेज, ये इससे तेज, ये इससे धीमे, सबकी स्पीड अलग अलग हो गई। जब स्पीड अलग अलग हो गई, आपको वो 7 रंग अलग अलग नजर आने लगते हैं। इस घटना को आपने क्या पढ़ा? वर्ण विक्षेपण। कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने सभी अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ठीक। कंफर्म हुआ होगा। अब अलग अलग क्यों हुआ? उसके अपवर्तनांक के कारण वो जो है भिन्न भिन्न चाल हो गई। अब अपवर्तनांक मैंने अभी बताया आपको कि पदार्थ का वह गुण जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। निरपेक्ष अपवर्तनांक, जब प्रकाश वायु या निर्वात से किसी माध्यम में जाता है, उसकी चाल, उसके अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यहाँ पे वायु नहीं, ठीक, तो उसकी चाल के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। हम यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का ही फार्मूला डराइव करने वाले हैं, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। तो देखें, एक प्रिज्म को भाई ड्रॉ कर लो। ये 12th के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप ज़रूर अच्छे से सीख जाएंगे। ये एक हमारा प्रिज्म है, A, B और C, ठीक। प्रिज्म एक पारदर्शी पृष्ठों से घिरा एक ऐसा उपकरण है जो त्रिभुज जैसी आकृति होती है, ठीक। इसके 3 पृष्ठ होते हैं, सभी पारदर्शी पृष्ठ होते हैं। ये ठोस होता है,
ये ठोस है तो ये कांच का भी हो सकता है, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है। ठीक, और प्रिज्म के कोणों को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये प्रिज्म है ABC। एक प्रकाश किरण इस तरीके से आती है और ये अपवर्तित होकर इस तरीके से जाती है, फिर ये अपवर्तित होकर इस तरीके से चली जाती है। इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए था इधर, ठीक, इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए था इधर। ये प्रकाश किरण ऐसे, एक ये प्रकाश किरण और ये इधर से आई इधर से गई। अब इसका देखिए, इसका कोण ये आपका I, ठीक, या I1 मान लेते हैं। प्रिज्म का कोण I1, ये अपवर्तन कोण R1, ये इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण बन जाता है R2, और ये कोण आपका I2, ठीक। ये आपका विचलन कोण डेल्टा इसको बोलते हैं। अब इनके नाम पते लिखते हैं थोड़ा। इसका नाम लिख दिया PQRS। अब जरा समझें लैंग्वेज कि माना एक प्रिज्म ABC है, ठीक, माना एक प्रिज्म ABC है और इसका प्रिज्म का अपवर्तनांक n है। n भी मान सकते हो और म्यू भी मान सकते हो, दोनों चीजें होती है। अपवर्तनांक म्यू भी होता है, अपवर्तनांक n भी होता है। माना एक प्रिज्म ABC है जिस पर एक प्रकाश किरण इसका नाम रख देते हैं MP I1 कोण पर आपतित होती है, जो अपवर्तित होकर चली जाती है पृष्ठ AC से QR दिशा में, ठीक। एक प्रकाश किरण MP आपतित होती है पृष्ठ AB पर, जो अपवर्तित होकर चली जाती है पृष्ठ AC से QR दिशा में। इसका आपतन कोण R1, अपवर्तन कोण R1। इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण R2 और अपवर्तन कोण I2 है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में पढ़ते हैं ट्रायंगल, यहाँ से शुरू करते हैं। ट्रायंगल RPQ, त्रिभुज का बहिष्कोण, ये बहिष्कोण है। त्रिभुज का बहिष्कोण सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होता, ऐसा आपने 10th में मैथ में पढ़ा है। उम्मीद करते हैं मैथ आपकी बहुत अच्छी होगी, भले बायोलॉजी से हो, ऐसा थोड़ा कि आप भूल गए हो, सब आपको याद है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, जैसे आप थोड़ा सा फिल्म भूल जाते हैं, गाना ना भूल जाते हैं, दिमाग पे जोर डालते हैं, आपको याद होता है, ये भी सब याद आएगा आपको, ठीक है। तो बहिष्कोण सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर। अब ये बताइए ये वाला कोण होगा कितना, समझे, ये I1, तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी I1 होगा। इसमें से R1 ये निकल गया, तो ये कितना बचेगा, I1 माइनस R1। वेरी गुड। सेम इसी तरीके से ये वाला देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला कोण I2, तो ये पूरा कोण क्या होगा I2, जिसमें से R2 निकल गया, तो ये एंगल कितना होगा भाई, यहाँ पे I2 माइनस R2, पूरा ये I2, ये पूरा I2 हुआ, और इस I2 में से ये R2 निकल गया, तो ये कितना बचेगा, I2 माइनस R2। कंफर्म। इसी तरीके से ये I1, ये पूरा I1 हुआ, उसमें से ये R1 निकल गया, तो ये कोण कितना हो गया आपका, I1 माइनस R1, ठीक। तो बहिष्कोण सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। दोनों को ऐड कर दिया जा रहा है, दोनों को ऐड कर दिया। कंफर्म, बहिष्कोण सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अब ब्रैकेट हटाओ और I1 I2 को एक साथ लाओ, दोनों से माइनस कॉमन ले लो, R1 R2 को एक साथ लिख दो, ठीक, दोनों को एक साथ लिख दो। मैंने क्या किया,
कि ब्रैकेट हटाया, I1 I2 को एक साथ कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, R1 R2 को एक साथ कर दिया, इतना कंफर्म हुआ। अब अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति की बात की जाए, मतलब ये देखिए, आपतन कोण जितना ज्यादा होगा अल्पतम विचलन कोण उतना कम होगा, आपतन कोण जितना ज्यादा अल्पतम विचलन कोण कम होगा। विचलन मतलब प्रकाश किरण ये जा रही थी, कितना इधर मुड़ गई, ये विचलन कोण होगा। ठीक, अल्पतम विचलन की स्थिति में हम डेल्टा को डेल्टा एम लेते हैं। ठीक, समझ में? अल्पतम ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी और कहाँ चली गई, इधर, ये कितना मुड़ गया अपनी मार्ग से। अल्पतम विचलन स्थिति में डेल्टा एम की जगह, डेल्टा एम को हम डेल्टा एम लिख सकते हैं, और ये तब संभव है जब I1 I2 दोनों के मान बराबर हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में हम इसको I मान लेते हैं कि आपतन कोण अपवर्त I1 I2 दोनों के मान बराबर हो, उस समय हमने इसको I मान लिया। इसी तरीके से R1 R2 का अल्पतम विचलन में मान बराबर होता है, इसको हम क्या मान लेते हैं, R। अल्पतम विचलन में I1 I2 दोनों बराबर, R1 R2 दोनों बराबर होते हैं। ठीक, तो इसको हमने I1 I2 को I मान लिया, R1 R2 को R मान लिया। अब ये मान मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। तो देखिए, डेल्टा की जगह लिखेंगे डेल्टा एम, डेल्टा की जगह डेल्टा एम, I1 प्लस I2, I1 की जगह I, I2 की जगह I, ये कितना हो गया 2I माइनस R1 R2, R1 की जगह R, R2 की जगह R, ये कितना हो गया 2R। इक्वेशन नंबर 1, क्या इतना सभी को कंफर्म हुआ? इक्वेशन नंबर 1। ठीक, I1 I2 को हमने I प्लस I बराबर 2I, R प्लस R बराबर 2R। ओके, अब देखिए दूसरी स्थिति में, ये देखिए चतुर्भुज ए पी एस क्यू, ए पी एस क्यू, चतुर्भुज ए पी एस क्यू, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180, आमने सामने के कोणों का योग 180। ठीक, यहाँ पे माइनस इसको ना समझिएगा, ये इक्वेशन है। ठीक, तो देखो कोण ए प्लस कोण एस, कोण ए प्लस कोण एस बराबर 180, इक्वेशन नंबर 2। चतुर्भुज में आमने सामने का कोण ए प्लस एस बराबर 180, ये कोण देखिए ए पी एस, ए क्यू एस दोनों 180 होंगे, कोण ए पी एस प्लस कोण ए क्यू एस बराबर 180, इक्वेशन नंबर 3 है ना। चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो ये प्लस ये बराबर 180, और पूरा ये वाला, ये पूरा ये एंगल 180। अब एक और चीज याद आई, क्या याद आया? ये ट्रायंगल PQS हम लेते हैं त्रिभुज PQS में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। मार के कूट के तुम्हें 9th 10th में बताया गया था, इसलिए आपको जरूर याद होगा। ठीक, तो कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। R1 प्लस R2 प्लस कोण S बराबर 180। अब जरा गौर करें, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 4 दोनों ही 180 डिग्री के बराबर हैं। ठीक, इक्वेशन थर्ड भी 180 के बराबर है, मगर हम 2 और 4 को हम समीकरण 2 व 4 से 2 और 4 से बात करेंगे। दोनों 180 डिग्री हैं। मैंने 3 को क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ कोण S दोनों में कॉमन मिल रहा है।
ठीक, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिखूंगा कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण S बराबर कोण A प्लस कोण S। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अभी आपने पढ़ा था R1 प्लस R2 बराबर R, तो मैं इसकी जगह भी R लिख सकता हूँ। R प्लस R बराबर कोण A, तो A बराबर 2R। यहाँ से R की वैल्यू निकालूँ तो क्या लिखूंगा, A/2। इसको इक्वेशन नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। ठीक, R1 की जगह R, R2 की जगह R, कोण A, R 2R A क्या है, प्रिज्म का कोण। R क्या है, यहाँ पे अपवर्तक कोण। ठीक, ये आपतन कोण आई, R अपवर्तक कोण, आने वाला आपतन कोण, जाने वाला अपवर्तक कोण। ठीक, अब समीकरण यहाँ पे देखिए 2R की जगह पे क्या, इक्वेशन नंबर 1 में मैं 2R की जगह पे A लिख सकता हूँ, 2R की जगह पे A लिख सकता हूँ। ठीक, तो वैल्यू रख दूं भाई, समीकरण 1 में 2R का मान रखने पर, समीकरण में 2R का मान रखने पर, 2R का मान कितना है, A, वैल्यू रख दो डेल्टा M 2I प्लस A, सॉरी माइनस A। ठीक, माइनस A, इसको इधर ले आओ, 2I बराबर A प्लस डेल्टा M, तो I बराबर डेल्टा M प्लस A/2। ठीक, ये मान 2R का मैंने यहाँ रख दिया। ठीक, इस A को इधर ले आया और इस A को इधर ले आया, प्लस में हो गया। I की वैल्यू निकाली, जब हमें R का मान I का मान आ गया, आपतन कोण अपवर्तन कोण, तो मुझे याद आता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम आपने खूब पढ़ा था, 10th में भी 12th में भी पढ़ा है। स्नेल का नियम, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N। ठीक, तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N। अब यहाँ पे I और R की वैल्यू रख दीजिए। I की वैल्यू साइन डेल्टा M प्लस A/2 अपॉन R का मान साइन R/2, साइन R की वैल्यू A/2, साइन R बराबर A/2 इक्वल टू N। ये फार्मूला हमारा निकला प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। जरा एक बार फिर से देखो भाई, शुरू से एकदम बढ़िया सा। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पहली बार में समझ में आएगा, फिर भी समझ लें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है, पेपर करीब है। मैंने सबसे पहले लिखा ये त्रिभुज RPQ, ये बहिष्कोण डेल्टा, ये मान सामने के कोणों के योग के बराबर। ठीक, तो ये कोण कितना निकाला, अभी आपको बताया था I1 माइनस R1। कैसे आया, ये I1, ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी I1, इसमें से R1 निकल गया तो ये कितना बचा, I1 माइनस R1। सेम इसी तरीके से I2 माइनस R2। अब ब्रैकेट खोल दिया, I1 I2 को एक साथ लिख दिया, R कॉमन ले ली, माइनस कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2। अब अल्पतम विचलन की स्थिति में हम डेल्टा को डेल्टा M लिख सकते हैं, और ये तब संभव है जब I1 I2 के मान बराबर हो, इसको मैंने I मान लिया। ये तब संभव है जब R1 R2 के मान बराबर हैं, ये R मान लिया। अब मैंने I1 की जगह I, I2 की जगह I 2I, R1 की जगह R, R2 की जगह R बराबर 2R, इक्वेशन नंबर 1। अब चतुर्भुज APSQ, ठीक, ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180, ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180। उसके बाद त्रिभुज PQS, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180।
R1 प्लस R2 प्लस S बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन 2 और 4 को बराबर किया, क्यों? दोनों ही 180 की वैल्यू है। 3 को क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे एंगल S कॉमन मिल रहा और इस SS को मैं कैंसिल कर दूंगा। R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू मैं पहले ही R मान चुका हूँ, R इक्वल टू A, R 2R, A बराबर 2R। मैंने यहाँ से A की वैल्यू निकाली। ठीक, न्यूमेरिकल में खूब अच्छे से याद रखना, अगर प्रिज्म का कोण दे रखा, अपवर्तक कोण निकालना हो, R बराबर A/2। अब मैंने ये वैल्यू कहाँ रख दी? यहाँ पे इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख दी, 2R इक्वल टू A। इसको इधर ले आया, I बराबर ये आपतन कोण, खूब अच्छे से याद रखना फार्मूला न्यूमेरिकल में, अगर डेल्टा M दे रखा, प्रिज्म का कोण दे रखा, तो ये फार्मूला लगाना। अब R और I के मान आ गए। अब मैंने लगाया स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N। I की वैल्यू ये, R की वैल्यू रख दी, ये आंसर आया साइन डेल्टा M प्लस A/2 अपॉन साइन A/2 इक्वल टू N। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब इसकी एक कंडीशन और है, क्वेश्चन आता है अल्पतम विचलन, यदि प्रिज्म पतला है तो फिर फार्मूला बताओ अपवर्तनांक का। तो देखिए, अगर प्रिज्म पतला है, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको मिटा लूँ। वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। फिर आपको यदि प्रिज्म पतला है तब के लिए, यदि प्रिज्म पतला है तब के लिए आपको विचलन का फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक, तो देखें भाई, दूसरी स्थिति, ये तब न्यूमेरिकल में याद रखना, जो अब हम फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो फार्मूला तब लगाएंगे जब प्रिज्म पतला हो। प्रिज्म का मान जो है वो 2-4 डिग्री, 2-4-5 डिग्री दे रखा हो, तब के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, तब इसका फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला तब इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूमेरिकल में अगर कहा जाता है कि प्रिज्म का कोण 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम है, मतलब प्रिज्म पतला है, तब के लिए क्या होगा फार्मूला, विचलन का फार्मूला। तो देखिए, ऐसी स्थिति में साइन, ये वैल्यू देखिए, साइन डेल्टा M प्लस A/2 का मान किसके बराबर होगा? डेल्टा M प्लस A/2। साइन को छोड़ दिया जाएगा, एंगल बहुत छोटा है तो साइन कॉस को छोड़ देते हैं, यहाँ पे साइन छोड़ देंगे। यहाँ पे भी फिर सेम वही पोजीशन, प्रिज्म पतला है तो साइन को छोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? A/2। ठीक, अब फिर फार्मूला लगाइए, साइन, स्नेल का नियम क्या था? साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N। प्रिज्म छोटा था तो I की वैल्यू ये, R की वैल्यू ये। ठीक, कंफर्म हुआ? तो I की वैल्यू ये रखेंगे तो डेल्टा M प्लस A/2 अपॉन R की वैल्यू A/2 इक्वल टू N। ये कब होगा आपको समझ में आया? जब प्रिज्म बहुत पतला हो, प्रिज्म का कोण 5 डिग्री या उससे कम होता है, तो उस समय साइन का मान, साइन I का मान ये था, तो यहाँ पे साइन छोड़ देंगे। प्रिज्म आपको मालूम है, अगर कोण छोटे होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात छोड़ दिए जाते हैं, साइन A/2 ड्रॉप कर देंगे, ये आएगा। ठीक, तो साइन I की जगह साइन I का मान ये, साइन R का मान ये, वैल्यू रख दी। अब ये और ये देखिए कैंसिल आउट, क्या बचा? डेल्टा M प्लस A/A इक्वल टू N, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा M प्लस NA, A उधर ले जाओ, डेल्टा M बराबर NA माइनस A, डेल्टा M बराबर A कॉमन ले लो, N-1। ये हमारा फार्मूला निकला। यदि प्रिज्म छोटा है, अल्पतम विचलन के लिए, प्रिज्म पतला है, अल्पतम विचलन के लिए ये फार्मूला आया।
जहां डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण है, ए प्रिज्म का कोण है, एन अपवर्तनांक है। न्यूमेरिकल में ये देखिए यहाँ भी डेल्टा एम यहाँ भी, ए यहाँ भी, एन यहाँ भी, फिर दोनों में फर्क क्या है? जब प्रिज्म का कोण 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है न्यूमेरिकल में, आप ये फार्मूला लगाओगे। जब 5 या 5 से कम है तो आप फार्मूला ये लगाओगे। डेरिवेशन में कहा जाएगा प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करो, यही करोगे। पतले प्रिज्म के अल्पतम विचलन का डेरिवेशन ज्ञात करो, तो आप यहाँ तक पूरा क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको आज के वीडियो में ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा और बेहतर समझ में आएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। अगर कोई और इसी टाइप का क्वेश्चन हो जो आपसे ना समझ में आ रहा हो, आप मुझे बताएं, मैं ज़रूर उसका वीडियो बनाऊंगा।